नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप लिस्टेड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। क्या होता है, क्यों होता है, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, किस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए और हो जाने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी या हाइपरटेंशन क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारे लाइफ या जीवन के लिए बहुत वाइटल या आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं कि शरीर के सभी अंगों तक, टिश्यूज तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, और जब वो ब्लड को पंप करता है तो ये ब्लड जो है ये आर्टरीज के थ्रू, ब्लड पाइप्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑर्गन्स तक पहुंचता है। और जब ये ब्लड वहां से फ्लो होता है तो इन आर्टरीज की जो वॉल होती है उन पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो होता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यहाँ ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ये 120/80 mm of Hg होता है। जब ब्लड फ्लो के दौरान आर्टरीज की वॉल पे ये प्रेशर अधिक बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब हम इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब ये हाई ब्लड प्रेशर क्रोनिक हो जाता है, लंबे समय तक बहुत हाई रहता है, तब हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अब जानते हैं ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर किन कारणों से होता है। मॉडर्न टाइम में हाइपरटेंशन जो है वो टिपिकली लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो कि अनमैनेज्ड लाइफ, स्ट्रेस और इम्प्रॉपर डाइट के कारण होता है। तो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हाइपरटेंशन के होते हैं: लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, बीइंग ओवरवेट, sedentary lifestyle, uncontrolled stress and competition in school, college, workplace, even in social life, overconsumption of oily, fatty, salty, heavy and non-veg diet, certain addictions like alcohol, smoking, tobacco, ये हो सकते हैं, या इनकम्पेटिबल फूड कॉम्बिनेशन जो विरुद्ध आहार है उसका प्रयोग, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर की, क्लाइमेटिक और जियोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो देखिए, कोई भी एक सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं है जो ये डिसाइड कर सके कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर जब भी आइडेंटिफाइड होता है तो नॉर्मली किसी दूसरी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या किसी और रोग की स्क्रीन के टाइम, या फिर किसी हेल्थ चेकअप के टाइम ये डायग्नोस होता है। फिर भी यदि लगातार आपका ब्लड प्रेशर हाई आता है तो कुछ सिम्टम जो हैं उनकी कंप्लेन मिलती है, जैसे हैवीनेस ऑफ हेडेक एंड ऑक्सीपिटल हेडेक मिलता है, यानी कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब आपको हेडेक फील होता है और स्पेशली बैक साइड ऑफ द हेड जो है आपको पेन मिलता है। लाइट हेडेडनेस यहाँ पे मिलती है, वर्टाइगो चक्कर आ सकते हैं, टिनिटस यानी कानों में एक बजिंग सी साउंड सुनाई देती है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, सेंसिटिविटी जो लाइट के प्रति है वो बढ़ जाती है। अगर बहुत सीवियर हो तो नोज ब्लीड जिसे नक्सीर कहते हैं वो भी हो सकती है। एंगर और इरिटेबिलिटी बहुत रहती है, कभी कभी फेंटिंग या बेहोशी के जो एपिसोड्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना है कि भाई सिंपली हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या उसके मेन कारण होते हैं, क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद पर्सपेक्टिव जो है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में वो क्या है, या आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। हाई ब्लड प्रेशर को हम सड क्रिया काल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में करी है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हमने बात करी कि कोई भी जो रोग है या डिजीज है वो एक दिन में नहीं होता है। किसी भी डिजीज के प्रोसेस को शुरू होने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर या उसका निदान, चाहे वो आहार हो, विहार हो या मानसिक कारण हो, वो जरूर होता है। हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो जो वात दोष है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि वात दोष बाकी सभी दोषों में प्रधान होता है, बिकॉज उनके मूवमेंट के लिए, उनके फंक्शन के लिए वो जिम्मेदार होता है।
परंतु हाई ब्लड प्रेशर जो है उसमें रोग के प्रकोप कारण के हिसाब से वो डिफरेंट पाथवे के हिसाब से हो सकता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यदि रक्त को दूषित करने वाले कारणों का सेवन कर रहे हैं, जैसे बहुत अधिक सॉल्टी फूड का सेवन कर रहे हैं, तो जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें जो सोडियम आयन है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से रक्त के पाथवे के माध्यम से हाइपरटेंशन होता है। यदि पित्त प्रकोपक कारणों का सेवन हम कर रहे हैं तो जो हार्मोन्स हैं जो कि बीपी या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, यानी कि पित्त के पाथवे से होता है। इसी तरह से वात प्रकोपक कारणों के सेवन से जो नर्वस सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है उसको डिस्टर्ब करके हाइपरटेंशन होता है, यानी कि वात के पाथवे से होता है। इसी तरह कफ प्रकोपक कारण, यानी बहुत फैटी फूड आप ले रहे हैं, यानी कि उसके बाद हाइपरलिपिडीमिया, उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण से हाइपरटेंशन होता है, यानी कि कफ के पाथवे से हाइपरटेंशन होता है। इसी तरह मानसिक कारणों की बात करें तो यदि बहुत अधिक चिंता करते हैं, डर बना रहता है, वात का प्रकोप होता है। बहुत अधिक गुस्सा करना है, स्ट्रेस में रहना है, पित्त प्रकोपक होता है। कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, बिल्कुल पूरे दिन डल है, तो वो कफ का प्रकोपक रहता है। तो उसी तरह से वो अपना पाथवे लेते हैं। जब प्रकोपक कारण वहां मिल गया है या दूषित करने वाला कारण वहां मिल गया है तो जो फर्स्ट स्टेज है संचयावस्था, अक्युमुलेशन ऑफ दोषास प्रारंभ होती है। तो जिस भी दोष को दूषित करने का कारण मिलता है उसका संचय शुरू हो जाता है। वहां यदि हम उसको नहीं कंट्रोल करते हैं तो जो सेकंड स्टेज है प्रकोपावस्था, एग्रेवेशन ऑफ दोषास, वो प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, मानसिक दोषों का एग्रेवेशन हो सकता है रज और तम, और जो शारीरिक दोष है वात पित्त कफ, उनका भी एग्रेवेशन या प्रकोपक हो सकते हैं। बट ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाने का कारण करते हैं। यदि मानसिक दोष बढ़ गए हैं तो वो शारीरिक दोषों को दूषित कर देते हैं, शारीरिक दोष है वो मानसिक दोषों को दूषित कर देते हैं। और इन दोनों के प्रकोप होने के कारण हमारे जो शरीर का बल है या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जिसे कि आयुर्वेद में ओज कहा गया है, उसका एग्रेवेशन हो जाता है, उसका दूषण हो जाता है, विशेषण हो जाता है। हाइपरटेंशन के केस में देखिए, अगर हम देखें तो वात दोष के एग्रेवेशन में विशेष रूप से जो वात के दो सब टाइप हैं, व्यान वायु और प्राण वायु, उनका एग्रेवेशन होता है। पित्त के केस में अगर हम देखें तो पाचक पित्त जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है, और साधक पित्त जो कि हार्ट में उसका नॉर्मल साइट है, वो प्रकोपित होता है। इसी तरह कफ के सब टाइप में जो अवलंबक कफ है उसका भी जो स्पेसिफिक साइट है वो हार्ट है, वो दूषित होता है, वो प्रकोपित हो जाता है। अब यहां भी यदि हम कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं तो थर्ड स्टेज आती है प्रस्रावस्था, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ विशिएटेड दोषा। जो दूषित दोष है वो अपने स्थान, जो उनका स्पेसिफिक साइट से उनसे निकल करके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी दूषित दोष हैं जो बढ़े हुए हैं वो अपने साइड से निकलकर जो सर्कुलेटिंग रक्त धातु, यानी कि जो ब्लड है, उसके माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं। जो वेसल्स है उनमें प्रेशर को बढ़ाते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, उसे ही प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज, जिसे कि स्थान संशयावस्था कहा गया है। इसमें जितने भी ये दोष अपने स्थान से निकले हुए हैं, ये जो ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, आईज है, ब्लड वेसल्स है, वहां पे जाकर के लॉस्ड हो जाते हैं, यानी कि वहां पर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। पांचवी अवस्था है व्यक्तावस्था, जहां पर कि ये ब्रेन में डिजीज कर सकते हैं, हार्ट में डिजीज कर देते हैं, किडनी में डिजीज करते हैं, तब हम इसे डिजीज या रोग कहते हैं और इसे ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। उसके बाद आती है भेदावस्था, यानी कि कॉम्प्लिकेशन स्टेज। यहां पर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है, हमको तुरंत जो है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। तो देखिए, यहां इससे एक बात समझ आती है कि आयुर्वेद जो है वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को डिजीज नहीं मानता है। इसीलिए नहीं मानता है कि जो थर्ड स्टेज ऑफ षड क्रियाकाल है, प्रस्रावस्था है, उसमें जो दोष है वो अपने साइड से निकल के पूरे शरीर में सर्कुलेट करने लगते हैं, परंतु वहां पर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इसे डिजीज आयुर्वेद में नहीं कहा गया।
अब बात करते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं। तो चिकित्सक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि दोष का जो दूषण है वो किस एक्सटेंट तक हुआ है, कौन से दोष के कौन से सब टाइप दूषित हुए हैं, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, टिश्यूज की स्ट्रेंथ क्या है, रोगी का बल क्या है, रोग का बल क्या है, मेटाबॉलिक एरर्स यानी कि जो अग्नि है उसकी क्या अवस्था, इन सबको जानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रकृति और विकृति जो है उसको डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम इस जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको जड़ से खत्म कर सकें। प्रकृति जो कि आपकी फिजिकल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है और मेंटल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम आप वैसे ही रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से उसमें क्या इम्बैलेंस हुआ है, अब उसमें क्या चेंजेज आए हैं, तो वो आपकी विकृति है, वो इम्बैलेंस है। तो उस इम्बैलेंस को करेक्ट करके आपको बैलेंस में लाना है, वो आपकी प्रकृति है, वही आपकी हेल्थ। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं। तो प्रिवेंटिव जो है उसकी हमें क्यों बात करनी, हम बात कर चुके हैं कि वात दोष इसका रूट कॉज होता है हाइपरटेंशन का। तो जब एज बढ़ती है तो शरीर में जो है वात दोष का प्रपोर्शन भी बढ़ता है, तो थोड़ा जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई होता है, परंतु तब हम उसको उस एज के हिसाब से नॉर्मल कहते हैं। लेकिन यदि 20s, 30s और 40s में यदि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इट्स ए अलार्मिंग सिचुएशन एंड ओनली प्रिवेंशन इज द की हियर। तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। पहला है कि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं आप उनको अवॉइड करें, बॉडी वेट को मेंटेन रखें, डाइटरी सोल्ट या जो सोडियम इनटेक है आप उसको भी कम करें, कंट्रोल। और इस डाइटरी सोल्ट जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी प्रीपेड या मार्केट से फूड अवेलेबल है ना, उनमें आपको लेबल चेक करना बहुत आवश्यक है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है। अल्कोहल का कंजम्पशन आप लिमिट में रखें। फिर जो डाइट है उसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है उनकी मात्रा को बढ़ाएं, स्मोकिंग ना करें। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आप दिनचर्या का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें, जितने भी धारण करने योग्य वेग हैं उनका धारण करें, और जो नेचुरल अर्जेस हैं उनको सप्रेस ना करें। इसके अलावा खाने में मात्रा सी शात यानी कि क्वांटिटी में खाएं, और जब भूख लगे तभी ही। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो। तो देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट आप शुरू करने से पहले लाइफ स्टाइल चेंजेस वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई आता है तो पहले अपना जो लाइफ स्टाइल है वो मॉडिफिकेशन करें 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद देखें मोस्ट प्रोबेबली वो करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस है वो कितनी बार चेकअप से हम डिसाइड कर लें। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल वेलनेस रिकमेंड करता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप 3 डिफरेंट स्फिग्मोमेनोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उनको आप 3 मंथ में एक मंथ के इंटरवल पे डिफरेंट आप इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करवाएं। उसके अलावा आप 2 या 3 डॉक्टर से जो है अपनी सेपरेट विजिट करें ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हो सके। अब आते हैं कि प्रॉपर आपका डायग्नोसिस भी हो गया है, आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर लिए हैं, उसके बाद भी रेगुलर जो ब्लड प्रेशर है वो हाई आता है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता हमें होती है। तो आयुर्वेद में देखिए पहला बताया है शोधन, शुद्धिकरण, तो अंतः परिमार्जन यानी कि इंटरनल प्यूरिफिकेशन, उसके लिए पंचकर्म आता है। तो हाइपरटेंशन के लिए विरेचन, बस्ती और रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लेटिंग, ये बहुत अच्छे बताए हैं। तो विरेचन या जो पर्गेशन है वो विशेष रूप से जो पित्त दोष है यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा, लेने में बहुत इजी होता है, और पित्त और रक्त जो कि एक दूसरे के से साम्य रखते हैं उन दोनों को शमन का कार्य करते हैं। दूसरा बताया है बस्ती या एनिमा, और जो बस्ती है वो वात दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है, और चूंकि रूट कॉज वात है तो बस्ती चिकित्सा एनिमा जो है वो वात को शांत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आता है रक्त मोक्षण या ब्लड लेटिंग जो कि रक्त का शुद्धिकरण के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर बात करते हैं कि बहिपरिमार्जन की बाह्य चिकित्सा हम इसमें क्या ले सकते हैं। तो शिरोधारा,
जो कि नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा कार्य करती है। वात दोष के शमन के लिए भी बहुत अच्छी कही गई है, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली जो मानसिक कारणों से होता है उसमें बहुत अच्छी होती है। परंतु आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपके दोषों के प्रकोप के हिसाब से ये शिरोधारा तक्र शिरोधारा हो सकती है, क्षीर शिरोधारा हो सकती है, तेल की शिरोधारा हो सकती है। इसके अलावा सिर पे जो लेप लगाया जाता है, अवगाह, ऐसी चिकित्साएं बताई हैं। अब बात करते हैं सिंगल हर्ब्स क्या क्या प्रयोग की जा सकती है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो पहली है सर्पगंधा, बहुत अच्छा उपयोग है, परंतु कभी भी सेल्फ मेडिकेशन के लिए आप इसको यूज ना करें। लहसुन है, अर्जुन है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी औषधियां हैं जो सिंगल भी यूज करी जा सकती हैं, कॉम्बिनेशन में यूज करी जा सकती हैं। अश्वगंधा है, बला है, फिर जितनी भी रसायन रेजुविनेटिंग औषधियां हैं, हेल्थ प्रमोटर हैं, एंटी एजिंग है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जटामांसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, गुडुची, मुलेठी, इनका प्रयोग किया जा सकता है। परंतु यहां फिर मैं बता दूं कि किसी भी औषधि या मेडिसिन को जब आप लेते हैं, इवन वो हर्ब्स है, सप्लीमेंट ही है, वो किसी के लिए अच्छा प्रभाव ला सकता है, बट वो सभी के लिए एक जैसा प्रभाव नहीं लाता है। इसको बताने के लिए देखिए, हम मुलेठी का एग्जाम्पल लेते हैं। मुलेठी बहुत अच्छा है, परंतु उसका एक मात्रा में प्रयोग ही अच्छा है। यदि जो मुलेठी है उसका आप अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें सो ग्लाइसिराइजिन नामक स्वीटनर होता है, वो शरीर में अधिक मात्रा में यदि उसका सेवन करते हैं तो वो जो ब्लड प्रेशर है उसको बहुत अधिक बढ़ा देता है। यदि बहुत अधिक मात्रा में लगातार उसका सेवन कर लिया जाए तो वो जो शरीर में पोटेशियम आयन है उनकी मात्रा को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो कभी भी आप कोई भी सप्लीमेंट है वो भी बिना परामर्श के ना लें, क्योंकि प्रकृति के अनुसार सबके लिए वो अलग इफेक्ट वाला होता है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे सर्पगंधा वटी, सर्पगंधा चूर्ण, ब्राह्मी वटी, गिलोय घनवटी, पुनर्नवासव, लोध्रासव, अयस्कृति, इनका प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि जब भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, उसके लिए जो अग्नि है, आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो आपको बताता है। तो यदि आप ट्रीटमेंट ऐसा शुरू करते हैं और आपको उसकी प्रोग्रेस देखनी है तो आप देखिए कि अग्नि किस तरह से, यानी कि आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा, आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, लिथार्जी नहीं रहेगी, यानी कि एसिमिलेशन ऑफ फूड प्रॉपर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड अच्छे से हो रहा है, और एलिमिनेशन यानी कि जो मलमूत्र की शुद्धि है वो भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो आप अपने ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अदर मेजर्स क्या हो सकते हैं? तो योग आसन किए जा सकते हैं, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये किया जा सकता है। बट यहाँ फिर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत ही सावधानी से और किसी टीचर की परामर्श से करें। जैसे आप योग आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए आप प्रॉपर अलाइनमेंट में करें। दूसरा, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर जिसको है उसके लिए जितने भी इन्वर्टेड पोजेज हैं, लाइक हेड स्टैंड, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वो उनके लिए फायदे की जगह नुकसान कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो उसमें इनहेलेशन यानी कि आप ब्रीथ अंदर ले रहे हैं और एक्सहेलेशन यानी कि ब्रीथ आउट कर रहे हैं। तो जिसे भी हाई ब्लड प्रेशर होता है वहां पर हम इनहेलेशन की बजाय एक्सहेलेशन पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। फिर बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम में देखिए, उसको करने से पहले आपको अपनी बॉडी को तैयार करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कोई कच्चा घड़ा है, आप उसमें पानी भरेंगे तो उसमें टिकेगा नहीं, लेकिन जब आप उसको पका लेंगे तो पानी उसमें आराम से टिकेगा। वही प्राणायाम के साथ है। जब भी आप प्राणायाम करें तो उससे पहले एटलीस्ट 6 मंथ जो है आप योग आसन प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है, जो कि आपका कंटेनर है, वो इस ब्रेथ या प्राणा या वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाए, यानी कि पके हुए घड़े की भांति कार्य करने लग जाए। तो ये आप हमेशा पहले जरूर करें। इसी तरह से कपालभाति, जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है बिना परामर्श के ही उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप कपालभाति ना करें। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है, एंजाइटी भी बढ़ सकती है। एज ए समरी अब हम देखें तो हाइपरटेंशन को हम षड क्रियाकाल की जो 3rd स्टेज है, प्रसरावस्था, जिसमें कि दूषित दोष
अपने जो नॉर्मल साइट है उनसे निकल करके पूरे शरीर में जाने लग जाते हैं। तो हाइपरटेंशन में जो दूषित व्यान वायु, प्राण वायु, साधक पित्त और अवलंबक कफ, वो जो सर्क्यूलेटिंग ब्लड धातु है उसके साथ डिस्टर्ब यानी कि विशिएटेड दूषित अवस्था में पूरे शरीर में विचरण करते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। दूसरा है आवरण, ओक्लूजन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वात, विशेष रूप से व्यान वायु जो पूरे शरीर में विचरण करती है वो पित्त, कफ, रस, रक्त या मेद जो कि दूषित मेद है यानी कि हाइपरलिपिडीमिया है उसके कारण ब्लॉक हो सकती है। और वो क्या करता है, जो सर्कुलेटरी पूरा सिस्टम है उसके फंक्शन को हैम्पर कर देती है और हाई ब्लड प्रेशर को करती है। सो जब इस प्रसरावस्था की कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं तो तीनों दोष रस, रक्त और मेद दुष्टि इनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। इसी के साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर वात अनुलोमक यानी कि वात का जो प्रॉपर वे है उसका फंक्शन का जो वे है उसे मेंटेन रखें। तीनों दोषों को बैलेंस में रखना है। रस रक्त प्रसादकर यानी कि ब्लड प्यूरिफाइंग एंड मेदोहर यानी कि जो एक्सेस फैट है उसको कम करना, ऐसी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।